आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM। इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल many animal cell or tissue are surrounded by an ECM और ground substance। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये चीज़। एक सेकंड, नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये था, अरे हाँ, ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ सेल्स है। टेस्ट कर, हट जा, छोड़ो। ये सेल्स देख पा रहे हो, ये सेल्स के बाहर आप ये जो कुछ चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज़ें, ये है आपका ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं और आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, ये बनाते हैं हमारे ECM को। In the absence of cell wall, many animal cells और टिश्यू आर सराउंडेड बाय एन ECM और ग्राउंड, इसी को ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस और ECM बेसिकली है क्या? ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल्स का। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर के जो मटेरियल्स हैं उनको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट बियॉन्ड द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ये जरा हमारे पास ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, ये सेल मेम्ब्रेन है गया। ये दूसरे किसी सेल का सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेल हो जाएगा इधर एक। ठीक है, ये पूरा एक सेल हो जाएगा कोई दूसरा वाला। और इनके बीचों बीच देखोगे, दो सेल्स के बीचों बीच ये कुछ आपके पास मटेरियल्स दिख रहे हैं। कुछ नाम भी पढ़ सकते हो, मैट्री सेलुलर प्रोटीन्स है, कुछ कुछ फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है, कुछ इलास्टिन है, ECM है। तो कुछ हमारे पास मटेरियल्स देखने को मिलता है सेल के बाहर, जो एक नेटवर्क ऐसा ही कुछ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बना रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स से मिलके। मोस्ट सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सीक्रेट प्रोटीन्स, हाँ हम जानते हैं। एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड, कुछ प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, प्लस कुछ हेट्रोपोलीसेक्राइड सीक्रेट करते हैं। अब पॉलीसेक्राइड का मतलब पता है तो हेट्रोपोलीसेक्राइड का मतलब भी पता ही होगा। तो ठीक है, इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाहर की ओर सीक्रेट करते हैं सेल्स। ठीक है ना, क्या प्रोटीन और कुछ पॉलीसेक्राइड। वेयर दे सेल्फ असेंबल, बाहर ये जो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड है ये असेंबल हो जाते हैं खुद ब खुद और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैशवर्क, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ECM का। द ECM इज मोर देन इनर्ट नॉन स्पेसिफिक ग्लू दैट होल्ड सेल टुगेदर। तो ECM भी बेसिकली यही काम कर रहा है कि दो सेल्स को आपस में होल्ड करके रख रहा है, पकड़ के रख रहा है। It often play a key regulatory role in डिटरमाइनिंग शेप एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की शेप प्लस में सेल की कुछ एक्टिविटीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस इन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने कुछ पढ़ रखा है, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की स्टडी की गई है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। It is a continuous sheet that surround nerve fiber, muscles and fat cells and underlines the basal surface of epithelial tissue। epithelial टिश्यू के बेस में मिल जाएगा और बाकी ये नर्व फाइबर को सराउंड कर रहे हैं, मसल को सराउंड कर रहे हैं, फैट सेल्स को। तो इन जगह पे आपको मिल जाएगा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो मैट्रिसेस है उनकी हमने स्टडी कर रखी है। स्टडी हमने नहीं कर रखी है, जिन साइंटिस्ट वगैरह ने करी है। इन दी लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, एंड एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, इन हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर अटैचमेंट सेल, ये हमें पता है ये चीज़ें होती है।
बेसल मेम्ब्रेन यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को सेल अटैचमेंट के लिए, जनरेट करती है सिग्नल्स दैट डिक्टेट सेल सर्वाइवल, और सर्व करती है एज ए सबस्ट्रेटम फॉर सेल माइग्रेशन, सेपरेट एडजेसेंट टिश्यू विद इन एन ऑर्गन। हाँ, किसी एक ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन ले लेना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को सेपरेट करने में, एक ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू से तो मिलकर बना नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से एक ऑर्गन बना होता है, तो सेपरेट करती है एडजेसेंट टिश्यू को विद इन एन ऑर्गन। एक ऑर्गन में मान लो दो टिश्यू हैं, उनके बीच में सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हालांकि इतने सारे फीचर हमें जानने की जरूरत नहीं है। एंड एक्ट एज ए बैरियर टू द पैसेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ऐसे बैरियर भी काम में आ रही है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोक रही है। However, the ECM is most abundant in connective tissue. फॉर एग्जाम्पल द लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होती है बीनीथ एपिथेलियल सेल लेयर के नीचे देखने को मिलेगी आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ एन ECM इन विच फाइब्रोब्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रहा है ECM इसके हमारे ECM में। कौन सा वाला ECM? ये है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो जो भी टिश्यू बहुत ज़्यादा पैक टाइटली पैक होंगे वो तो आप समझ ही गए हो, तो उधर ECM कहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जो टिश्यू लूजली पैक्ड है, लूजली पैक का मतलब थोड़ा दूर दूर होंगे, तो दूर दूर मतलब कि स्पेस होगी बीच में, तो ECM ऑब्वियस सी बात है, आप ECM को थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे हो। तो हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दी लूज कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ एपिथेलियल सेल कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ एन ECM इन विच, ये इसके जो ECM की बात करें, किसकी हम बात करें अभी, लूज कनेक्टिव टिश्यू के ECM की, तो वहाँ पे हमें फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। The ECM is mainly composed of tough fibrous protein embedded in a gel-like polysaccharide, ground substance बोलेंगे हम इसको, a design that is basically similar to that of plant cell wall। और ये जो पॉलीसेक्राइड और हमारे फाइब्रस प्रोटीन, इनका जो क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, जो भी इनका अरेंजमेंट है, वो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं सेल वॉल से, जो कि हमें प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलता है, उधर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इट ऑल्सो हैज़ एडेशन इट ऑल्सो हैज़ एडेशन प्रोटीन दैट लिंक, जो लिंक करता है किसको, component of matrix to the component of matrix to one another and to attach cell। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स इमेजिन करना, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को अटैच लिंक करने में हेल्प करता है, और इस मैट्रिक्स को जोड़ने में काम आता है। इस मैट्रिक्स को किससे जोड़ना है? किसी सेल से। तो अडेसिन नाम का प्रोटीन है जो क्या करता है, वो लिंक करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को। मान लो एक फाइबर है, दो फाइबर है, तीन फाइबर है, ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं हमारे ECM में, उनको आपस में लिंक करेगा, जोड़ेगा, और उस पूरे स्ट्रक्चर को जो ECM है उसको सेल से भी जोड़ने में काम में आएगा एडेशन प्रोटीन, टू वन अनदर एंड टू अटैच्ड सेल। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। अब मैट्रिक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन की बात करते हैं। हम जानते हैं मैट्रिक्स में प्रोटीन होता है और एक आपका पॉलीसेक्राइड होता है। फिर इनके आपस में इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे देखते हैं। अनलाइक मोस्ट प्रोटीन्स दैट आर कॉम्पैक्ट एंड ग्लोबुलर इन शेप, जो हाँ जानते हैं, ज़्यादा कुछ प्रोटीन आपको ग्लोबुलर दिखते हैं, कुछ फाइब्रस दिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो मैट्रिक्स प्रोटीन की बात करेंगे ना, उधर ज़्यादा प्रोटीन कैसे होंगे, फाइबर नेचर के, और उनका काम ही क्या है आप सोच रहे हो ना, ठीक है। तो उधर ग्लोबुलर प्रोटीन का कई काम होगा। हाँ, एक दूसरे को थोड़ा सा ये लिंक, ये जो क्या नाम है, अभी तो पढ़ा हमने, ये एडेशन के काम में थोड़ा बहुत ग्लोबुलर प्रोटीन काम में आ सकता है। डायग्राम में मेंशन कर रखा हो तो नहीं, हटाओ। Those of the extracellular space are fibrous and extended conformation। जो ECM में पाए जाने वाला प्रोटीन है वो फाइब्रस नेचर का है। इन दी रेटिकुलर ECM
In the reticular, ECM surrounded the fibroblast and other connective tissue cell. Sorry, in the reticular ECM, ECM surrounding the fibroblast and other connective tissue cell, the fibrous protein included fibrillary collagen, elastin and fibronectin, whereas basement membrane का जो ECM है, underlying the epithelial cell has specialized collagen and laminin. तो यहाँ पे कंपोजिशन बताई जा रही है कि कौन से ECM में क्या पाया जा रहा है। रेटिकुलर ECM में रेटिकुलर ECM जो कि सराउंड करती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल का जो ईसीएम रहेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल के बाजू का जो ईसीएम रहेगा और कनेक्टिव टिश्यू के सेल का जो ईसीएम रहेगा, इधर आपको इन ईसीएम में आपको देखने को मिलेगा फाइब्रस प्रोटीन, जो कि इंक्लूड करेगा इस फाइब्रस प्रोटीन में किस टाइप के प्रोटीन होंगे। फाइब्रिलियर कोलेजन पाया जाएगा, इलास्टिन होगा, फाइब्रोनेक्टिन होगा। वेज बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो ईसीएम है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन का ईसीएम, जो कि इपिथेलियल सेल को अंडर वो इपिथेलियल सेल को घेरता है, इपिथेलियल सेल के नीचे रहता है। इसमें आपको कोलेजन एंड लेमिनिन देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद करने का, ठीक है। हाँ, बस इसे हम ये समझ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ईसीएम में आपको उनकी कंपोजिशन थोड़ी अलग हो सकती है, उनके थोड़े प्रोटीन के टाइप हो गए, कंपाउंड्स हो गए जो अलग है, ठीक है। द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ ईसीएम इज कोलेजन। हाँ, तो ईसीएम में आपका जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो ज़्यादातर कोलेजन है। द कोलेजन आर ए लार्ज family of glycoprotein containing at least 27 different members which are produced by fibroblast, osteoblast, chondrocytes and epithelial cell। तो ये चार आपको सेल्स दिए गए हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये चारों सेल हैं जो क्या सिक्रीट कर रही है, ये सिक्रीट कर रही है हमारे पास कोलेजन, ठीक है। द कोलेजन आर ए लार्ज फैमिली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग एटलीस्ट 27 डिफरेंट मेंबर। कोलेजन के अंदर 27 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं और ये 27 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेट किया जा रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल के साथ, सेल के द्वारा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के द्वारा, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड इपिथेलियल सेल के द्वारा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इपिथेलियल सेल को घेरने वाली जो आपके पास ईसीएम होगी, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, इनको घेरने वाली जो ईसीएम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उनमें आपको कोलेजन देखने को मिलेगा। सिंपल है। देखो, जो मैट्रिक्स को बेसिकली फॉर्म कौन कर रहा है, मैट्रिक्स में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आ कहाँ से रहा है। अभी हमने बात करें भाई सेल खुद सिक्रीट करता है, तो जो सेल जिस टाइप के कंपोनेंट को सिक्रीट करेगा अपने मैट्रिक्स में, तो वैसा उधर देखने को मिलेगा चीज़ें। अब ये सारे सेल्स हैं, ये अपने मैट्रिक्स में कोलेजन को सिक्रीट करती है, तो आपको इनके मैट्रिक्स में कोलेजन देखने को मिल रही है। इस कोलेजन टाइप इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर लोकेशन विद इन दी बॉडी। अब हमने बात की कोलेजन भी 27 डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो बोला जा रहा है ईच कोलेजन टाइप इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर लोकेशन। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो मान लो कोलेजन ए करके कुछ है, हमें नहीं जाननी ज़्यादा, ठीक है ना। तो मान लो कोलेजन ए करके कुछ है इन 27 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर, 27 डिफरेंट कोलेजन में से कोलेजन ए करके कुछ है और वो सिक्रेट किया जा रहा है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल जहाँ होंगी उन्हीं के ईसीएम में आपको कोलेजन ए देखने को मिलेगा। ईच कोलेजन फाइबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर लोकेशन विद इन द बॉडी, but two or more different types are often present together in the same ECM। हाँ, तो मतलब समझ रहे हो इसका कि ईच कोलेजन टाइप इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर लोकेशन। लाइक अगर ये 27 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन है, ठीक है ना, तो ये कुछ हमारे पास, मान लो हमारे पास ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कोलेजन सिक्रीट करता है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलेजन है वो वहीं पे होगा जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रहेंगी, ठीक है।
each collagen type is restricted to a particular location within the body, but two or more different type of types are often present together in the same ECM. कि एक ही ECM में ये टाइप मतलब कि 27 टाइप में से कोई दो या दो से ज़्यादा कोई टाइप्स ऑफ कोलेजन एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। एडिशनली एडिशनल फंक्शन यहीं पे था ना, हाँ ठीक है। एडिशनल फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोवाइडेड बाय मिक्सिंग सेवरल कोलेजन टाइप्स विद इन दी सेम फाइबर। कुछ मिक्सिंग सेवरल कोलेजन टाइप्स विद इन दी सेम फाइबर मीन्स आपका ये जो प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन मिल के वो फाइबर बना हुआ है। एडिशनल फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोवाइडेड बाय मिक्सिंग सेवरल कोलेजन टाइप्स विद इन दी सेम फाइबर। ये फाइबर किसको हम रिगार्ड कर रहे हैं, वो जो हम फाइबर प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिससे हमारे पास ECM बना हुआ है, ठीक है। तो जो फाइबर प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन से मिलके बना हो, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। The most abundant type of collagen is type 1 collagen. It is one of the fibril forming collagen. टाइप 1 कोलेजन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो फाइबर्स फॉर्म करते हैं कोलेजन्स के, ठीक है, प्रोटीन फाइबर। अबंडेंट है मतलब कि ज़्यादातर टाइप 1 कोलेजन ही देखने को मिलता है। जो 27 टाइप्स हमने अभी बात की कि 27 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन देखने को मिलते हैं, उसमें से टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा है। देयर पॉलीपेप्टाइड चेन, हम इस कोलेजन की बात कर रहे हैं टाइप 1 कोलेजन की। इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 1000 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। यह हम बोल सकते हैं 330 ग्लाइसिन एक्स, यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड लगा लेना, प्रोलीन, और ग्लाइसिन एक्स, यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड लगा देना, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है ये। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो सीक्वेंस है ये बार बार रिपीट करती है, ठीक है। हालांकि हमें जान इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर सिक्रीशन आफ्टर सिक्रीशन एज सोल्यूबल प्रिकर्सर प्रोकोलेजन दे आर क्लीव्ड एंड असेंबल इनटू कोलेजन फाइब्रिल्स। मीन्स हमारी जो सेल है जो कोलेजन को सिक्रीट, अभी हमने जस्ट बात किया कि जो ECM के जो मटेरियल है, प्रोटीन हो गया ये तो पॉलीसेकेराइड जो भी है, वो सिक्रीट किया जाता है सेल के द्वारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो ये कोलेजन है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे सेल ही सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर सिक्रीशन सेल जब इसको बाहर सिक्रीट कर रही है, सेल किस फॉर्म में इसको सिक्रीट कर रही है, एज ए सॉल्यूबल प्रिकर्सर, प्रोकोलेजन इसको बोलते हैं। जब सेल ने जो सिक्रीट किया ना वो प्रोकोलेजन है, ठीक है। दे आर क्लीव्ड एंड असेंबल इनटू कोलेजन फाइब्रिल्स। बाद में वो टूटे फूटे और असेंबल होकर के कोलेजन फाइबर में, कोलेजन फाइब्रिल्स में कन्वर्ट हुए। पहले वो प्रो कोलेजन थे, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आए होंगे और वो कन्वर्ट हो गए कोलेजन में। इन विच ट्रिपल हेलिकल मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन रेगुलर स्टैगर्ड एरे। तो 3 हेलिकल मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। अगर इनका मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, क्या नाम है, डायग्राम नहीं, छोड़ो हटाओ, इतना नहीं जानना हमें। हाँ यहाँ पे दे रखा है देखो, हेलिकली 3 मॉलिक्यूल दिख रहा होगा अगर आप देख पाओ तो, अरेंज्ड है। हेलिकल स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या चीज़ होती है हेलिक्स। तो 3 मॉलिक्यूल्स हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। आफ्टर सिक्रेशन एज सोल्यूबल प्रिकर्सर दे आर क्लीव्ड एंड असेंबल्ड इनटू कोलेजन फाइब्रिल्स। और इन फाइब्रिल्स में क्या होता है, इन विच ट्रिपल हेलिकल मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड, 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जो हेलिकल फॉर्म में होंगे, आर एसोसिएटेड इन रेगुलर स्टैगर्ड एरे। All members of the collagen family share at least two important structural features. First, three separate polypeptide. These alpha chains are super twisted about each other. तो
कोलेजन फैमिली की हमें क्या बताए जा रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर। पहला क्या है, 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड होंगे, ठीक है ना, जिनको हम अल्फा चेन बोलेंगे, और वो आपस में सुपर ट्विस्टेड होंगे एक दूसरे से। ट्विस्टेड, अब ट्विस्टेड का मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ट्विस्टेड है, सुपर ट्विस्टेड है एक दूसरे से। द सुपर हेलिकल ट्विस्टिंग इज राइट हैंडेड इन कोलेजन, ठीक है। और ये कैसे है, राइट हैंडेड की, राइट हैंडल ये ट्विस्टेड है, राइट हैंडेड, ठीक है। सेकेंड, मेनी ऑफ दी, दो हम स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें, पहले तो जाने गए कि यहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो आपस में सुपर ट्विस्टेड रहते हैं, और जो ट्विस्टिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। सेकेंड, many of the proline residue, proline and lysine residue of each alpha chain are hydroxylated, मतलब कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रोलीन और लाइसिन से। अभी जस्ट हम यहाँ पे देख रहे थे प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रोलीन है और लाइसिन है इस पॉलीपेप्टाइड चेन के, ये कैसे हैं, हाइड्रोक्सीलेटेड है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो समझ रहे हो, कोलेजन जो है ना, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में सुपर ट्विस्टेड है, राइट हैंडेड ट्विस्टेड है, ठीक है। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन में जो प्रोलीन होते हैं और लाइसिन होते हैं वो हाइड्रोक्सीलेटेड होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। दी टाइट रैपिंग ऑफ अल्फा चेन्स इन दी, यही 3 जो हम बोल रहे हैं 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इन्हीं तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन को अल्फा चेन बोलते हैं, तो 3 अल्फा चेन। The tight wrapping of alpha chains in the triple helix provides enormous tensile strength, बहुत ज़्यादा ये, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या बताऊँ, बहुत अच्छी से मजबूती। अब मान लो 3 धागे ऐसे नॉर्मली रखना, ठीक है, और तीनों धागे को आपस में लपेट देना, देन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना लपेटे हुए धागे की, वो ज़्यादा होती है उसको खींच के तोड़ना चाहो तो, एज कम्पेयर टू उनको नॉर्मली ऐसे पैरेलली रख दो और खींच दो। अब मैं क्या समझाऊँ, छोड़ो, 3 धागे को ऐसे रख लेना और खींच के तोड़ने की कोशिश करना, और तीनों को आपस में एक बार जब लपेट दोगे ना, उसके बाद इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा आपको लगेगी। हटाओ, अब अगला क्या बोला जा रहा है, द टाइट रैपिंग ऑफ अल्फा चेन्स इन द ट्रिपल हेलिक्स प्रोवाइड्स इनॉर्मस टेंसाइल स्ट्रेंथ that can vary depending on the sorry that can vary depending on the way they associate to form these supramolecular assemblies। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती है, और ये डिपेंड करती है किस पे, कि किस तरीके से ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है टू फॉर्म दिस सुप्रामोलिकुलर असेंबली। हमें ज़्यादा नहीं जाननी इसके बारे में, बस इतना समझ लो किस ढंग से ये आपस में लिपटे हुए हैं। तो अभी अल्फ़ा चेंज देख लो, 1 2 3, आपको 3 अल्फ़ा चेंज दिखाई दे रही है जो आपस में लिपटे हुए हैं, ठीक है। और क्या समझोगे इसमें, 3 अल्फ़ा चेंज है आपस में लिपटे हुए हैं, कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ट्रिपल हेलिसेस, देन कोलेजन फाइब्रिल्स बना, देन कोलेजन फाइबर्स बना, बहुत सारे कोलेजन फाइब्रिल्स आपस में फॉर्म होंगे, मिलेंगे तो कोलेजन फाइबर्स बनेंगे। इन एडिशन टू कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू ईसीएम हैज़ इलास्टिन। अब तो हमने बोला कि जो कनेक्टिव टिश्यू के ईसीएम है उसमें कोलेजन ज़्यादा देखने को मिलता है, और इलास्टिन भी देखने को मिलता है, और फाइब्रोनेक्टिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी चीज़ें हम थोड़ी बहुत याद रखने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, उनके जो ईसीएम है वो वेरी कर सकते हैं कॉम्पोजिशन के मामले में। किसी किसी टिश्यू के ईसीएम में आपको इलास्टिन देखने को मिल रहा है, फाइब्रोनेक्टिन देखने को मिल रहा है, कोलेजन देखने को मिल रहा है, किसी के कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वो जो टिश्यू है वो किस सेल से बने हुए हैं, वो सेल क्या सीक्रेट कर रही है अपनी ईसीएम में, ठीक है, किस टाइप के प्रोटीन, किस टाइप के, ओबेसी बात है, प्रोटीन और आपके प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीसेक्राइड ही होगा, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड यही दोनों होते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही दोनों मेन है कंपोनेंट हमारे ईसीएम के। लेकिन अब इन दोनों में टाइप्स बढ़ जाते हैं, किस टाइप का पॉलीपेप्टाइड है, किस टाइप का पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, मैट्रिक्स में वो डिपेंड करेगा कि भाई हमारा जो सेल है वो किस टाइप के चीज़ों को सिक्रीट कर रहा है अपने
ईसीएम में। तो ईसीएम का कॉम्पोजिशन वेरी करता है टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल, ठीक है। द फॉर्मर इज द फॉर्मर इज प्रेजेंट एज बंडल्स एंड प्रोवाइड हाँ, अभी हमने बात किया कि भाई ये जो कोलेजन है वो बंडल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। द फॉर्मर इज प्रेजेंट एज बंडल्स एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी, प्रोवाइड करता है टू टिश्यू को एंड ऑर्गन को, लाइक लंग्स को, आर्टरीज को, वाइल द लेटर ये जो इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन है, ये वाइल द लेटर बाइंड्स इंटीग्रिन्स एंड other ECM component such as collagen or proteoglycans and have a role in cell adhesion। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बाइंड कर रहे हैं इंटीग्रेंस एंड अदर ईसीएम कंपोनेंट को, बहुत सारे जो अदर ईसीएम हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को, बहुत सारे और भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होंगे उनको ये आपस में बाइंड करेगा, such as collagen or proteoglycans and have a role in cell adhesion, सेल टू सेल एडेशन में काम में आता है। The major ECM protein of the basal lamina is laminin। जो बेसल लेमिना है तो उसके ईसीएम में आपको लेमिनिन देखने को मिलेगा, लेमिनिन नाम का प्रोटीन देखने को मिलेगा। इट इज़ ए हेट्रो ट्राइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन दैट कैन बाइंड कोलेजन, इंटीग्रिन्स एंड अदर सेलुलर प्रोटीन्स। हाँ, ये भी वही काम कर रही है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और सॉरी ये कोलेजन, इंटीग्रिन्स एंड सेलुलर प्रोटीन्स को बाइंड कर रहा है आपस में। इट कैन ऑल्सो बाइंड इटसेल्फ टू फॉर्म सीट। ये अपने आप को अपने आप में खुद को एक दूसरे से बाइंड करेंगी और सीट फॉर्म कर लेंगी, जिस तरह हमारे पास ये कोलेजन एक दूसरे से जुड़ के फाइबर फॉर्म कर रहा था, ये सीट फॉर्म करेंगी। इट कैन ऑल्सो बाइंड इटसेल्फ टू फॉर्म सीट इन द बेसल लेमिना एंड हैज़ ए रोल इन सेल एडेशन। ये भी सेल एडेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो हमने बात किया लेमिनिन के बारे में, एक सेकंड देना मेरे को। हमने एक बात किया लेमिनिन, हालांकि ज़्यादा तो हमने यही पढ़ा है कोलेजन को, ठीक है। हमने लेमिनिन पढ़ा, कोलेजन पढ़ा, इलास्टिन एक छोटा सा देखा, फाइब्रोनेक्टिन दोनों एक ही जैसे हैं विचार, और तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आया नहीं है, ठीक है। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन की हमने बात करी। ज़्यादातर तो हमने बात किया कोलेजन की, और इन तीनों का लगभग लगभग सेम ही है रोल। हाँ, ये बोला जा रहा है कि इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन ये कनेक्टिव टिश्यू के ईसीएम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और लेमिनिन जो है ये बेसल लेमिना में ज़्यादा, बेसल लेमिना के जो ईसीएम होंगे वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे पास जो कोलेजन है ये फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोसाइट्स और इपिथेलियल सेल इनमें देखने को मिल रहा है, इनके ईसीएम में। थोड़ा गला सूखा सा लग रहा है पोल्यूशन की वजह से, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं हमारे पास। हम याद रखेंगे कोलेजन, हम याद रखेंगे, एग्जैक्ट याद नहीं रखना कि 27 का फिगर याद आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम याद रखेंगे कोलेजन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये इन के ईसीएम में पाया जाता है, ठीक है, इन चारों सेल्स के ईसीएम में। और ईच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, फाइब्रोब्लास्ट कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा, ओस्टियोब्लास्ट कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ बस कि टाइप 1 कोलेजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ये ज़्यादा है। हाँ, ये एग्जैक्ट डाटा फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ी बहुत ये याद रखेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड, बहुत सारे, वैसे कुछ नहीं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर फाइब्रिल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार,
हाँ, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कोलेजन फाइबर की, तो वो कैसे बनते हैं। तो अल्फ़ा चेन होती है, 3 अल्फ़ा चेन होती है, तीनों अल्फ़ा चेन आपस में सुपर कोइलिंग होती है, इनकी सुपर कोइलिंग होती है, राइट हैंडेड कोइलिंग होती है, ठीक है। और क्या हमने बात किया, 3 अल्फ़ा चेन होती है, सुपर कोइलिंग होती है, राइट हैंडेड सुपर कोइलिंग होती है, और ये तीनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगी, कोलेजन मॉलिक्यूल, ठीक है। कोलेजन मॉलिक्यूल ट्रिपल हेलिसेस। अब ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और इनको हम बोलेंगे कोलेजन फाइब्रिल्स, ठीक है। तो कोलेजन फाइब्रिल्स हम इसको इसको ही बोलते हैं, इसी को, ये कोलेजन फाइब्रिल्स ही है, तीनों मिलके कोलेजन फाइब्रिल्स फॉर्म करेगा। और बहुत सारे कोलेजन फाइब्रिल्स हमारे पास कोलेजन फाइबर्स देगा। तो हमने दो वो बात करी थी ना, दो स्ट्रक्चरल फीचर, इसके पहला क्या था, हाँ, सेपरेट पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन 3 सुपर ट्विस्टेड रहते हैं, हाँ ये बात करी। दूसरा था, हाँ सॉरी, दूसरा था हमारे पास कि प्रोलीन और लाइसिन रेसिड्यू जो होते हैं इनमें, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं। बस ये थोड़ी बहुत बातें हैं और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है। लेमिनिन ईसीएम के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। एडिशन में भी रोल प्ले करती है, सेल टू सेल एडिशन, ये खुद में एक दूसरे से जुड़ के सीट फॉर्म करती है। तो मैट्रिक्स के प्रोटीन की हमने अच्छे ढंग से बात करी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के पॉलीसेकेराइड के बारे में। द मोस्ट अबंडेंट हेट्रोपोलीसेकेराइड इन द ईसीएम आर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, GAGs। द मोस्ट अबंडेंट हेट्रोपोली पॉलीसेकेराइड का मतलब समझते हो ना, पॉलीसेकेराइड, हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होंगे, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट हेट्रोपोलीसेकेराइड इन द ईसीएम आर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स होते हैं, ये बहुत अबंडेंट होते हैं, ठीक है। दे आर ए फैमिली ऑफ अनब्रांच्ड polysaccharide that are copolymer of alternating disaccharide unit। क्या समझ में आया कि ये जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स हैं ये अनब्रांच होते हैं, पहली बात तो, ठीक है ना। एक पूरी फैमिली होती है ग्लाइकोसेम, एक किसी एक केमिकल कंपाउंड का नाम नहीं है कि ये भाई ये हमारे पास एक है, इसको हमने बोल दिया ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, नहीं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उनको एक फैमिली में, एक फैमिली का नाम है, एक ग्रुप बोल सकते हो, एक ग्रुप बोल सकते हो, एक फैमिली बोल सकते हो। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे क्या नाम है, कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। दे आर ए फैमिली ऑफ अनब्रांच पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स में बहुत सारे पॉलीसेक्राइड आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड आएंगे जो अनब्रांच होंगे, ठीक है। अनब्रांच का मतलब समझती हो, दैट आर कोपोलीमर ऑफ अल्टरनेटिंग डाइसेक्राइड यूनिट, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग डाइसेक्राइड मतलब कि एक डाइसेक्राइड आया, फिर यहाँ पे कोई दूसरा डाइसेक्राइड आया, फिर यहाँ पे वो पहला वाला डाइसेक्राइड आया, फिर यहाँ पे वही ये वाला दूसरा वाला डाइस अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है। इसको मिटा दूँ मैं पहले। इन दी डाइसेक्राइड यूनिट कोई स्ट्रक्चर दे रखा है क्या इनका, समझ में आ जाए। छोड़ो, बाद में देखेंगे। In the disaccharide unit, one of the sugar is invariably an amino sugar, and that is either N-acetyl galactosamine or N-acetyl glucosamine, and the other, with few exception, is a hexuronic acid, such as D-glucuronic acid। समझ में आया कि जो हम डाइसैकेराइड बोल रहे हैं कि डाइसैकेराइड अल्टरनेटिंग फॉर्म में लगे हुए हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड है, इस डाइसैकेराइड का एक मेंबर
कौन है, इस डाइसेकेट का एक मेंबर रहता है हमारे पास एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन, या तो हम बोल सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, इन दोनों में से एक होगा। और दूसरा वाला जो यूनिट होगा वो कौन होगा, कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा वाला जो होगा वो होगा हेक्सुरोनिक एसिड, लाइक डी ग्लूकुरोनिक एसिड। हेक्सू का मतलब, हेक्स का मतलब 6 कार्बन वाला, ग्लूकुरोनिक, गैलेक्टुरोनिक, ठीक है ना, ये होगा। और डी ग्लूकुरोनिक एसिड, एल आयोडुरोनिक एसिड, ठीक है। Some GAGs have the sugars further esterified with sulfate group, or for example chondroitin 4 sulfate, मतलब कि कुछ शुगर ग्रुप है जो एस्टेरिफाइड है किसी साथ, सल्फर ग्रुप के साथ, सल्फर ग्रुप जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है ना। तो कुछ ग्लाइको जीएजीज में, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस में आपको देखने को मिलेगा कुछ शुगर ग्रुप हैं जो सल्फेटेड है, सल्फर उसमें जुड़ा हुआ है, सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। The carboxyl group of uronic acid and sulfation confers a high negative charge on GHGs। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यूरोनिक एसिड का और सल्फेनेशन, जो ये जो सल्फेट का जुड़ना, सल्फेट ग्रुप का जुड़ना, तो ये नेगेटिव चार्ज ले आता है। सल्फेट का SO4 2- वाला वो नेगेटिव चार्ज देता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है CO- तो वो नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप और सल्फोनेशन की वजह से, सल्फेशन की वजह से जीएजीज पर क्या आता है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस में क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। They reduce the repulsive force by assuming an extended conformation। और ऑब्वियस बात है, अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्सन करेगा, तो इनका जो रिपल्सन होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाय एज्यूमिंग एन एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन। एक्सटेंड हो जाता है मतलब कि सिकुड़ के तो नहीं रह सकते ना, ये जो होंगी मोलिक्यूल वो ऐसे तो रहेंगी नहीं, क्योंकि आप फिर रिपल्सन मारेंगी तो एक्सटेंड हो जाती है। The extended polymers are hydrated and impart highly viscosity। अब ये जो एक्सटेंडेड पॉलीमर्स हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, हाइड्रेटेड का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड इम्पार्ट हाई विस्कोसिटी टू दी ECM, विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये विस्कोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। GAG से ऑल्सो हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब क्या कंप्रेसिबिलिटी में क्या बताऊँ आपको, ठीक है ना। इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, विच मेक्स देम एन आइडियल लुब्रिकेंट फ्लूइड इन दी जॉइंट, ठीक है। At the same time, their rigidity provides structural integrity to the cell and provides uh, passageways between cell, allowing the cell migration। The major types of GAGs in animal are summarized in इतना। तो बोला जा रहा है एट द सेम टाइम देर, उनकी जो रिजिडिटी होती है GAGs की, इनके वजह से इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मिलती है सेल्स को, एंड प्रोवाइड पैसेजवेज प्रोवाइड करते हैं बिटवीन सेल्स, अलाउइंग द सेल्स, तुम सेल को माइग्रेट करने में, इतना हमें काम में नहीं याद रखना। अगला है द मेजर टाइप ऑफ जीएजीज इन द एनिमल आर समराइज्ड इतना, ठीक है। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस पहला देखो, तो हमने पहले भी बात की ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, कोई पर्टिकुलर केमिकल नहीं है, ठीक है ना।
एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है हाइलुरोनिक एसिड, आपने बहुत सुना होगा एड वगैरह में। तो यहाँ पे देखो रिपीटिंग डाइसैकेराइड कौन है, ये दोनों। हालांकि हमें याद नहीं रखनी है, ठीक है, बस हमें बेसिक याद रखना है कि जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स है वो रिपीटिंग डाइसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और ये जो डाइसैकेराइड होते हैं वो ये जो रिपीटिंग डाइसैकेराइड है वो दो डिफरेंट अमाइनो एसिड से बने, सॉरी उल्टा बोल गया, दो डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं। लाइक जो ये जो हमारे पास डाइसैकेराइड है ये दो डिफरेंट मोनोमर से बने मिलके बने हुए हैं। और ये जो है डाइसैकेराइड, ये भी दो डिफरेंट मोनोमर से मिलके बने हुए हैं। और ये जो डाइसैकेराइड और ये जो डाइसैकेराइड है ये अल्टरनेटिंग वेज में लगे हुए, लाइक पहले ये एक बार ये लगा दो, फिर इसे ये जोड़ो, फिर एक बार ये जोड़ो, फिर एक बार ये जोड़ो, अल्टरनेट मैनर में कनेक्टेड है। और ज़्यादा डिटेल में याद देखना, अभी हमने बात किया कि भाई ये जो पहला जो एक जो डाइसैकेराइड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और दूसरा वाला जो इसी डाइसैकेराइड का जो दूसरा मोनोमर होगा उसमें क्या होगा, हेक्सुरोनिक एसिड, लाइक डी ग्लूकुरोनिक एसिड, समझे। इन द डाइसैकेराइड यूनिट वन ऑफ द सुगर इज इनवेरिएबली एन अमाइनो सुगर, दैट इज इधर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये तो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और दूसरा क्या होगा, हेक्सुरोनिक एसिड, एक तो अमाइनो शुगर होगा, दूसरा हेक्सुरोनिक एसिड होगा, जो डाइसैकेराइड के दो मोनोमर है। छोड़ो, बेसिक बात याद रखनी है, अब एग्जैक्ट याद नहीं है इसमें ये है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड, रिपीटिंग डाइसैकेराइड हमारे पास सामने रखा हुआ है, याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, याद हो तो कर लो। अब बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉल्यूशन की वजह से गला थोड़ा ज़्यादा खराब है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये हाइलोनिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो कार्टिलेज में देखने को मिल रहा है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई वहाँ देखने को मिलता है, कार्टिलेज में देखने को मिलता है और टेंडन में देखने को मिलता है। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये प्रेजेंट किधर है, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। अब रोल, लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट के तौर पे काम में आता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम में आता है, जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलास्टिसिटी ऑफ कार्टिलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। क्या ही याद रखोगे इतना सारा, कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, तो इनके दो डाइसैकेराइड यूनिट ये रहे, ये पाया जाता है कार्टिलेज में, टेंडन में, लिगामेंट में, एरोटा में, ठीक है। अब इनका काम सुनो, कंट्रीब्यूट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। अगला केराटिन सल्फेट, ये मैंने पहले भी कहीं पढ़ा और रखा हुआ है, मेरे हिसाब से ऐसे याद आ रहा है 101 में है क्या, हाँ BBCCT 101 में भी यही सब पढ़ाया हुआ है मैंने। हाँ उधर भी मैंने ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स पढ़ा रखा है, तभी सोचूं याद आ रहा है। तो इसके रिपीटिंग डाइसैकेराइड ये रहे। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया ना, हमने बात किया था ना कि यहाँ पे विद फ्यू एक्सेप्शन अभी बात किया था ना। तो यहाँ पे भाई जो जो दो जो दो डाइसैकेराइड होंगे उसमें यूरोनिक एसिड नहीं होगा, ठीक है। उसमें बस आप ले सकते हो अमाइनो शुगर, दो अमाइनो शुगर, ठीक है। तो कॉर्निया में देखने को मिलता है, बोन्स में देखने को मिलता है, हेयर्स में देखने को मिलता है, नेल्स में देखने को मिलता है, क्लॉज में देखने को मिलता है, खत्म। कॉर्नियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरत है, ठीक है। अब अगला ड्रमेटिन सल्फेट की बात करते हैं। तो हटाओ इसको, हमें देखने भी नहीं वाले। स्किन में देखने को मिलता है, ब्लड वेसल में देखने को मिलता है, हार्ट के वॉल में देखने को मिलता है, स्लेरा में देखने को मिलता है।
प्लेबिलिटी ऑफ द स्किन, स्किन के प्लेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, स्किन के स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि हमें याद नहीं रखना, बस एक बार गो थ्रू करनी है और कुछ नहीं, इतने सारे रटने में बैठ जाना नहीं होंगे। हिपैरिन की बात करते हैं तो ये रहे इसके मोनोमर, इनके दो डायमर डाइसैकेराइड। मास्ट सेल ऑफ ग्रेन्यूल्स में देखने को मिलता है, बाइंड करता है एंटीथ्रोम्बिन से और इनहिबिट करता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है, तो ये रहे आपके पास सारे। ठीक है, थोड़े बहुत चीज़ें याद रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत याद रखना। हाइलुरोनिक एसिड का थोड़ा बहुत याद रख लेना, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक आधी याद रख लेना। एग्जाम आपको स्पेसिफिकली ये देख के ना बोला जाएगा कि भाई हाइलुरोनिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, रोल बताओ, नहीं। लाइक अगर कुछ टॉपिक पूछ दिया गया, देन एक एग्जांपल को समझाने दे दिया गया कि विद एन एग्जांपल समझाओ इस चीज़ को, तो आप एग्जांपल लेके समझा पाओ। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस को आप समझा पाओ। ठीक है ना, कि ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस को समझाओ क्या है ये, क्या रोल होता है इसका क्या नाम है ईसीएम में। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके समझाओ तो आपको उस केस में ज़रूरत पड़ने वाला है। तो एक कोई ना कोई एक अच्छे से याद रख लेना एक के बारे में। हालांकि हाइलुरोनिक एसिड ही बेस्ट है। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल एक एक एग्जांपल के बाद पूछने लग जाए तो फिर तो ये कौन ही इतना याद करेगा। ठीक है, देखते हैं ये टॉपिक कब खत्म होगा। Among the GHGs, hyaluronic acid is very large and more than hyaluronic acid is very large and more than 50,000 repeating unit and is neither covalently attached to protein nor sulfated. ये सल्फेटेड नहीं होता, इधर सल्फेट देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता है ये। ठीक है, नहीं, ना ना नेवर। हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेरी लार्ज, बहुत लंबे होते हैं ये लेंथ में। 50,000 से भी ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट इधर लग जा रही है। और आप जानते ही हो रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे क्या है, डाइसैकेराइड। छोड़ो, दी अदर GHGs ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस हैव मच फ्यूअर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। यहीं पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी सब छोटे छोटे से होंगे। हाँ, एंड यहाँ पे जो है ये कोवलेंटली लिंक हो जाते हैं प्रोटीन से, और ये नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड का एक एग्जांपल आपको तैयार कर लेना, ढंग से याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, और ये बाकियों से कैसे थोड़ा डिफरेंट है। द ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस चेन्स कैन बाइंड टू वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड्स। हाँ, बहुत सारे लिगेंड ईसीएम में पाए जाने वाले बहुत सारे लिगेंड भी होते हैं, वो उनसे भी ये जी चेन्स जुड़ी होती है। एंड हैव द एबिलिटी टू मॉड्यूलेट रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन। हटाओ इस चीज़ को। द मेजर ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस आर लिंक्ड टू कोर प्रोटीन। तो ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस है वो लिंक करते हैं किसे, कोर प्रोटीन से। फॉर्मिंग प्रोटियोग्लाइकेंस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गया, विच कंसिस्ट ऑफ 95% पॉलीसेकेराइड बाय वेट। क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि भाई जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस है वो लिंक कर रहे हैं प्रोटीन से, और ये फॉर्म कर रहे हैं प्रोटियोग्लाइकेंस विच कंसिस्ट अप टू 95% पॉलीसेकेराइड बाय वेट। 95% पॉलीसेकेराइड जो है बाय वेट, 95%, ये जो हम बात करें बाय वेट में बात कर रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं किससे, हमारे प्रोटीन से। बाय वेट देखो, वजन के हिसाब से देखो तो 95% जो पॉलीसेकेराइड है, नंबर के हिसाब से नहीं कि 100 में से 95 जुड़े हुए प्रोटीन से, नहीं, ऐसे नहीं। 100 ग्राम में से 95 ग्राम जो प्रोटीन है
वो जुड़े हुए हैं, सॉरी 100 ग्राम में से 95 ग्राम जो पॉलीसेकेराइड है वो जुड़े हुए हैं प्रोटीन से। छोड़ो। मोस्ट प्रोटियोग्लाइकन्स आर secreted and form the major component of the ECM, while some like heparin sulfate proteoglycans are also integral membrane protein। हाँ ठीक है। मोस्ट प्रोटियोग्लाइकन्स आर secreted and form the major component of ECM। बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं बाहर, सेल के बाहर, और वो ECM का पार्ट होते हैं, ECM का कंपोनेंट होते हैं। वाइल सम लाइक हिपेरिन सल्फेट हो गया, ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स है ये इंटीग्रल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। द लिंकेज ऑफ GAGs ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स टू द प्रोटीन कोर मोस्टली इन्वॉल्व्स द स्पेसिफिक, यही पे ये जो हम बात कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं प्रोटियोग्लाइकन्स फॉर्म कर रहे हैं कोर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, तो ये बोला जा रहा है ये मोस्टली इन्वॉल्व हैं एक स्पेसिफिक टेट्रा सेक्राइड लिंकर composed of glucuronic acid, galactose and xylose residue। क्या समझ में आया? यहाँ पे हमें बोल जाए दी लिंकेज ऑफ जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स हैं वो जुड़े हैं प्रोटीन से, मोस्टली इन्वॉल्व स्पेसिफिक टेट्रासेक्राइड लिंकर कम जो कि बने हुए हैं। एक इमेजिन कर लेना पॉलीसेक्राइड की चेन, ठीक है ना, अब इसको जोड़ना है प्रोटीन से, तो बोला इसी पॉलीसेक्राइड में चेन में आप टेट्रासेक्राइड मतलब कि चार मोनोमर देख लेना, स्पेसिफिक मोनोमर होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और वो सीक्वेंस क्या है, सॉरी वो सीक्वेंस क्या है उन सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा ग्लूकुरोनिक एसिड GLCA, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो लिंकर, इसी को हम लिंकर बोल रहे हैं, यही हेल्प करेगा प्रोटीन से जुड़ने में, यही जो पार्ट है इसका ये हेल्प करेगा प्रोटीन से जुड़ने में, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं टेट्रासेक्राइड लिंकर। टेट्रासेक्राइड का मतलब समझ रहे हो, और ये लिंकर मतलब कि हेल्प कर रहा है प्रोटीन से जुड़ने में। ये कब बना होता है ग्लूकोरोनिक एसिड, इस हिस्से में आपको ग्लूकोरोनिक एसिड देखने को मिलेगा, गैलेक्टोज देखने को मिलेगा एंड जाइलोज देखने को मिलेगा, जाइलोज एसिड। GAG GAG ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स का इस हिस्से में क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकुरोनिक एसिड, ये रहा, गैलेक्टोज, दो गैलेक्टोज आ गया, एक जाइलोस आ गया, तो सेरीन को हटा देना, सेरीन तो इसे झूठ लिख दिया गया है, ये रहा। अच्छा ये तो वो हो गया ना प्रोटीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये रहा, ये चार, ठीक है, तो क्या हो, ये चारों मिलके टेट्रासेक्राइड बने, इस टेट्रासेक्राइड में आपको क्या देखने को मिला है, ग्लूकुरोनिक एसिड, एक ग्लूकुरोनिक एसिड, गैलेक्टोज और जाइलोज, यही तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी यही लिंकर के फॉर्म में, लिंकर के तौर पे काम करता है, ये हेल्प करता है, ये वाला सीक्वेंस हेल्प करता है प्रोटीन को हमारे प्रोटीन को हमारे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन से जुड़ने में, ठीक है। ये तो प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, ये रहा प्रोटीन वाला पार्ट, सेरीन और यहाँ प्रोटीन। द जाइलोज रेसिड्यू इज लिंक्ड टू प्रोटीन, देखो हाँ दिख रहा है, जाइलोज जो रेसिड्यू है वो प्रोटीन से प्रोटीन के सेरीन वाले सेरीन अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है। द जाइलोज रेसिड्यू इज लिंक्ड टू प्रोटीन कोर थ्रू एन ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होती है, ये BBC 101 में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो इतना डिटेल मुझे तो मेरे सब तो नहीं आपको याद रखना चाहिए, अगर याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो देखो ऊपर ऊपर से हम बातें क्या याद रखेंगे, ऐसे समझो इसको, ये तो मेरे को जो ज़्यादा जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस होते हैं वो प्रोटीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। 90% पोलीसेक्राइड, 90% पोलीसेक्राइड बाई वेट ले लेना, ये जुड़े होते हैं हमारे पास किससे, प्रोटीन से, ठीक है। और ये जो जुड़ना होता है, जो लिंकिंग होती है, ये स्पेसिफिक होता है, मतलब कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड का कोई ऐसा एक सीक्वेंस है, इस पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में
कुछ ऐसा पार्ट है, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक हिस्सा है जो हेल्प कर रहा है प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़ने में। और उस हिस्से में हमें देखने को क्या क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ग्लूकुरोनिक एसिड, गैलेक्टोज और जाइलोज। और इसी जाइलोज के थ्रू वो जुड़ेगा प्रोटीन वाले पार्ट से। अगर आपको इस स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट इन 3 मोनोसेकेराइड का नाम याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो भाई 4 टेट्रासेक्राइड लिंकर होता है, कुछ 4 मोनोमर यूनिट होते हैं उधर, टेट्रासेक्राइड लिंकर होता है, वो हेल्प करता है प्रोटीन से जुड़ने में। अगर डिटेल में याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जाइलोज रेसिड्यू हेल्प करता है प्रोटीन से जुड़ने में। द प्रोटीन कोर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी मैं दिमाग खराब हो गया आजकल। The protein core of proteoglycans are rich in serine and threonine residue, which provide multiple sites for GAG attachment. तो आप देख ही रहे हो कि इन्होंने बोला कि जो आपके पास ये जो पॉलीपेप्टाइड ये जो आपके पास चेन है किसका, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, जो ये आपको कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड की चेन है। ये जो पॉलीसेक्राइड की चेन है ये आपके पास जुड़ी हुई होती है प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन में कौन, सेरीन, अभी हमने बात की सेरीन, तो प्रोटीन में सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यू, यही दोनों रेसिड्यू के थ्रू आपके पास प्रोटीन जुड़ता है हमारे पॉलीसेक्राइड से, ठीक है। तो द प्रोटीन कोर ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स आर रिच इन सेरीन एंड थ्रियोनिन रेसिड्यू विच प्रोवाइड मल्टीपल साइट ऑफ GAG अटैचमेंट। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स से अगर अटैच होना है प्रोटीन को तो थ्रियोनिन और सेरीन रेसिड्यू के थ्रू होगा, तो वो ज़्यादा होते हैं। फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासेक्राइड लिंकर, हमने बात की टेट्रासेक्राइड लिंकर की। Following the formation of tetrasaccharide linker, if the next sugar added to N-acetyl glucosamine, uh, the GAG's attachment will be either heparin or heparins or heparin sulfate. But if the next sugar is N-acetyl galactosamine instead, then the attachment GAG's will be either chondroitin sulfate और डरमेटेन सल्फेट। क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासेक्राइड लिंकर इफ द नेक्स्ट शुगर एडेड टू N-acetyl glucosamine added is N-acetyl glucosamine, the GAG attachment will be either heparin, heparins or heparin sulfates. But if the next sugar is N-acetyl glucosamine, the attachment GAG will be attached with chondroitin sulfate or डरमेटेन सल्फेट। अभी तो हमने बात की भाई अगर इनके बाद कि ये अगर टेट्रासेक्राइड लिंकर में ग्लूकुरोनिक एसिड, गैलेक्टोज या जाइलोस आता है तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जुड़ती है। फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासेक्राइड लिंकर इफ द नेक्स्ट शुगर एडेड इज N-acetyl ग्लूकोसामाइन अगर होगा ना तो क्या होगा, GAG अटैच्ड विल बी इधर हिपैरिन से अटैच होंगे, हिपैरिन प्रोटीन अटैच होगा, या तो हिपैरिन सल्फेट से अटैच होगा, ठीक है। बट इफ द नेक्स्ट शुगर इज N-acetyl गैलेक्टोसामाइन हुआ तो देन द अटैचमेंट GAG विल बी chondroitin सल्फेट अगर के अटैच होगा, ये तो डरमेटेन सल्फेट। हाँ तो ये कंडीशनल दे दी गई है
कि अगर ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हुआ रेसिड्यू तो वहाँ पे आकर के जुड़ेगा हमारे पास हिपैन, या तो हिपैन सल्फेट, या एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन हुआ तो वहाँ पे आकर के अटैच होगा कौन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स या तो ड्रमेटिन सल्फेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बस ये याद रखना टेट्रासाइक्लाइड का टेट्रासाइक्लाइड लिंकर नाम कुछ होता है, उधर से जाकर के प्रोटीन जुड़ता है। हालांकि अगर पूरा कोर्स खत्म होने के बाद अगर आपको इतना भी याद है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सम प्रोटियोग्लाइकन कैन फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट। तो कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फॉर्म कर रहे हैं, और ये एग्रीगेशन समझते हो, बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकन्स आपस में मिलेंगे और एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। देर आर वेरी लार्ज, ये जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लार्ज कॉम्प्लेक्स है, विद मैनी कोर प्रोटीन। इस एग्रीगेट में आपको बहुत सारे कोर प्रोटीन देखने को मिलेंगे, विद मैनी कोर प्रोटीन बाउंड टू ए सिंगल मोलिक्यूल। ये जो सारे कोर प्रोटीन है वो एक सिंगल मोलिक्यूल ऑफ हाइल्यूरोनिन से जुड़े हुए हैं। द कोर प्रोटीन इज कॉल्ड एग्रीकेन बोलेंगे इस कोर प्रोटीन को, एंड इट बाइंड कोवेलेंटली टू सेवरल चेन ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स टू फॉर्म एन एग्रीगेट मोनोमर। It may consist as many as 30 keratin sulfate and 100 chondroitin sulfate chain। तो इन एग्रीगेट में क्या देखने को मिल रहा है आपको, 100 chondroitin सल्फेट से जुड़ा हो सकता है, 30 केराटिन सल्फेट जुड़ा हो सकता है। द कोर प्रोटीन इस कोल एग्रीगेन बोलेंगे, एंड इट बाइंड्स, जो कोर प्रोटीन है इसको हम एग्रीकेन के नाम से जान रहे हैं, और ये जो एग्रीकेन है ये कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है कुछ बहुत सारे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन से। ठीक है, और इस पूरे एग्रीगेट में आपको 30 मोलिक्यूल्स ऑफ केराटिन सल्फेट और 100 कोरेटिन सल्फेट चेन भी देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट चेन कुछ खास नहीं है इधर भी। मैंने लार्ज नंबर ऑफ सच कोर प्रोटीन बाइंड को नॉन कोवेलेंटली टू हाइल्यूरोनिन। यहाँ पे हमने बात किया ना, ये जुड़ा था, ये जो कोर प्रोटीन जो था ये हाइल्यूरोनिन से जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्डिंग कैसी है इनकी, नॉन कोवेलेंट है। ठीक है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सच कोर प्रोटीन बाइंड नॉन कोवेलेंटली टू हाइल्यूरोनिन, a hydrated aggregate of ECM is formed in cartilage type proteoglycans. On the other hand, proteoglycans found in basement membrane have only a few GAG chains attached to core protein। तो ये कार्टिलेज के केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका प्रोटियोग्लाइकन्स है वो बहुत सारे कोर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, और वो कोर प्रोटीन जुड़ा हुआ है नॉन कोवेलेंटली हाइल्यूरोनिन से। और अगला ऑन दी अदर हैंड प्रोटियोग्लाइकन्स जो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे, उधर क्या देखने को मिलेगा, उधर आपको ओनली हैव ए फ्यू जीएजी, कुछ जीएजी चेंज देखने को मिलेंगी जो अटैच रहेंगी कोर प्रोटीन से। इधर हमें हाइल्यूरोनिन नहीं देखने को मिलता है, हाइल्यूरोनिन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये आपकी बात, एक तो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा, और ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ईसीएम में आपको ये हाइल्यूरोनिन से जुड़ा हुआ कोर प्रोटीन का एग्रीगेट देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ दिखा रहा है, स्ट्रक्चर कार्टिलेज टाइप प्रोटियोग्लाइकन्स कॉम्प्लेक्स, single proteoglycan with a large number of JGs shown in Z attached to core protein। ये डायग्राम हम देखते हैं, कहाँ है ये रहा, systematic representation of a single proteoglycan with a large number of to a core protein। केराटिन सल्फेट,
बी दिख रहा है हमें, दी रिपीटिंग डाइसैकेराइड ऑफ जीएचजीज, ये रिपीटिंग डाइसैकेराइड है इसके, ठीक है। ए प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट ये रहा, ठीक है। सिंपल है ये, कुछ खास इसमें है नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। बाकी हम देखेंगे PYQ कितने डीप जा करके वो लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह। बाकी अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। बाकी इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, मैं पर्सनली उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी ना समझाया हो। ज़्यादा रटने के ऊपर मत जाना, जितना चीज़ें याद हो सके पहले तो कोशिश करना, जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको थोड़ा बहुत याद कर सको। एग्जैक्ट बिल्कुल डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है कि 100 पीस ये होते हैं, 30 ये होते हैं, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, बस हाँ और ऊपर ऊपर से याद करो पहले, देन अगर आपको वो हो जाए, बेसिक बातें याद हो जाए, देन आप थोड़ा बहुत डिटेल में जा सकते हो, ठीक है। अभी के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे, बाकी हमारा लेक्चर ये बहुत लंबा हो चुका है। बाकी इसके अगला लेक्चर आएगा सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। थोड़ा गला खराब हो गया है पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए मैं लेक्चर थोड़ा ये बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। कोशिश करेंगे अभी जल्दी ख़त्म करें हम इस यूनिट को, ठीक है। चलो बाय।